हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है। गांधी जी के द्वारा भारतीय जनता के पक्ष में जो है अंग्रेज़ों से विभिन्न प्रकार की मांग की जाती है, परंतु इन मांगों को स्वीकार न किए जाने पे गांधी जी के द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी दी जाती है। इसको ध्यान में न देके अंग्रेज़ सरकार अपने ही कार्य में व्यस्त रहती है, जिससे आगे चल के गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया जाता है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम आंदोलन न छेड़ने के लिए गांधी जी की कुछ मांगे थी जो कि भारतीय जनता के पक्ष में थी। ठीक है। इस समय चूंकि रुपए का अवमूल्यन किया गया था। रुपए के अवमूल्यन से क्या तात्पर्य है? रुपए की कीमत गिरा दी गई थी। अगर इंग्लैंड से कोई वस्तु खरीदी जाती थी, वहाँ पे अगर 1 पाउंड में वो वस्तु मिल रही है तो उस वस्तु को भारतीय रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा रुपए उसको वहाँ पे चुकाने पड़ते थे। तो इस प्रकार यहाँ पे अवमूल्यन कर दिया गया था। ठीक है। तो उसके रुपए का पुनर्मूल्यन की बात की गई इस मांग में। भू राजस्व को आधा करने की मांग की गई, क्योंकि इस समय अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी मात्रा में कर लिए जाते थे, बहुत मात्रा में। ठीक है। तो उसको आधा करने की बात की गई। शराबबंदी की बात की गई गांधी जी के द्वारा। इनकी 11 सूत्री मांगे थी, जिसके अंतर्गत शराबबंदी भी एक प्रमुख मांग रही। ठीक है। नमक टैक्सेस को समाप्त करने की मांग रही, क्योंकि इस समय पूरे जो नमक का निर्माण या नमक का जो भी निर्माण करना या कहीं पे बिक्री, तो ये सारी जो है अंग्रेज़ों के अधीन था। ठीक है। तो इस पर काफ़ी मात्रा में टैक्स भी अंग्रेज़ों को प्राप्त होता था। तो नमक टैक्स को समाप्त करने की भी यहाँ पे बात की गई। सैनिक व्यय को 50% तक लाने की बात की गई, क्योंकि सैनिकों में भारतीय अगर अर्थ देखें, भारत का जो पैसा है काफ़ी मात्रा में व्यय हो रहा था। तो गांधी जी के द्वारा बोला जाता है कि इसको 50% खर्च पे लाया जाए। ठीक है। अधिक वेतन वाले जितने भी अधिकारी थे उनकी संख्या में कमी करने की बात भी की गई, क्योंकि इस समय अधिक अधिकारी अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वेतन दिया जाता था कि यहाँ की जो धन राशियाँ हैं वो इंग्लैंड पहुँच जाए। ठीक है। विदेशी कपड़े पर विशेष आयात कर लगाने की बात की गई यहाँ पे, क्योंकि इंग्लैंड के से आयातित वस्तुओं पे यहाँ पे कम मात्रा में कर लगाया जाता था, और यहाँ से भारत से निर्यातित वस्तुओं पे ज़्यादा मात्रा में कर लगाया जाता था, जिससे यहाँ की जो वस्तुएं थी उनकी ज़्यादा खरीदी नहीं होती थी बाहर। ठीक है। राजनीतिक बंदी, जो कि किसी भी प्रकार से हिंसा के दोषी नहीं पाए गए, उन्हें मुक्त कराने की बात की गई थी। गुप्तचर विभाग की समाप्त करने की बात की गई थी, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी दृढ़ गुप्तचर विभाग बनाया गया था, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती थी। और तटकर विधेयक लाने की भी बात की गई, क्योंकि इस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जो इंग्लैंड से इनकी सामग्री आती थी या उनके द्वारा जो व्यापारिक माल मंगाए जाते थे, तो उन पे तट पे पहुंचने के लिए कर भी नहीं लगाया जाता था, जिससे यहाँ पे उनकी वस्तुएं काफ़ी सस्ती हो जाया करती थी। तो इसके लिए भी विधेयक लाने की बात की गई। ठीक है। भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का भी अधिकार देने की बात की, क्योंकि यह अधिकार पहले अंग्रेज़ों के द्वारा छीन लिया गया था। ठीक है। तो इन्हीं सभी मांगों को अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं माना जाता है, इस पर कोई चर्चा भी नहीं की जाती है। तो इसीलिए गांधी जी को आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके क्रम में 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस के अधिवेशन में निर्णय लिया गया। ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की इसमें चर्चा होती है, और इस आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या किया जाना है। तो नमक कानून का उल्लंघन, क्योंकि पूरे नमक जो है बनाने का जिम्मा अंग्रेज़ों के द्वारा लिया गया था, और उस पर कर भी ज़्यादा मात्रा में लिया जाता था। तो सबसे पहले तो नमक के कानून का उल्लंघन करने की बात की गई। सरकारी सेवाओं के बहिष्कार की बात की गई। सरकारी अदालतें, सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय, तो ये सभी संस्थाओं के बहिष्कार की बात की गई। विदेशी वस्तुओं की दुकान पर धरना व बहिष्कार की बात की जाती है। यहाँ पे विदेशी अगर शराब है, विदेशी कपड़े की दुकान है, विदेशी किसी भी प्रकार की वस्तुओं की दुकान है, तो उस पर धरना देने की। ठीक है। विदेशी अगर शराब की दुकान है तो उस पर धरना देने की, और जितने भी विदेशी वस्तु हैं उनके बहिष्कार की बात की जाती है। कर न देने की भी नीति अपनाई गई, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा ज़बरदस्ती कर वसूल लिया जाता था, तो यहाँ पे कर न देने की भी नीति अपनाई गई। आगे चलें। इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए दांडी यात्रा शुरू की जाती है गांधी जी के द्वारा। यह प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 को। साबरमती आश्रम के जो इनके 78 अनुयायी रहते हैं, 78 अनुयायी। ठीक है। तो इनके साथ दांडी की यात्रा पे निकलते हैं। दांडी गुजरात में समुद्री में तट होता है। ठीक है। तो वहाँ की यात्रा के लिए निकलते हैं।
अहमदाबाद मुख्यालय से शुरू करके दांडी तक 240 मील की ये टोटल यात्रा रहती है। तो गांधी जी के साथ विभिन्न जगहों से जहाँ से भी गांधी जी गुजरते हैं विभिन्न सभाएं होती है, काफ़ी लोग इनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर अपने हाथ में एक हाथ में नमक उठाकर वहाँ पे इसको नमक कानून को तोड़ के आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार से देखें तो इनका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, इस आंदोलन के समय ही तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस नमक कानून को तोड़ने के लिए ही त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा करके वेदारण्यम तट पे नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है, मालाबार के तट पे देखें जो केरल वाले क्षेत्र में, तो के कलप्पम और टी के माधवन जी के द्वारा कलिकट से पायानूर तक चल के वहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया। आंध्र प्रदेश में जो कार्य कर रहे थे इसके लिए, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे थे, उन्होंने सैनिक शिविरों की तरह एक प्रकार का शिविर स्थापित किया जिसे शिविरम कहा जाता था। ठीक है, आंदोलन के समय विभिन्न प्रकार के संस्थाएं बनाई गई, विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए गए, जिसमें लड़कियों के संगठन बनाए गए जिसको मंजरी सेना कहा जाता था, और यहाँ पे लड़कों की जो सेना बनाई गई उसे वानर सेना कहा जाता था। ठीक है, इस समय विभिन्न क्षेत्रों में भी आंदोलन चलने लगे। रैयतवाड़ी क्षेत्र में काम रोको आंदोलन चलना शुरू हो गया। गांधी जी को अपना ठीक है, अब गांधी जी को मानते हुए गांधी जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रैयतवाड़ी क्षेत्र में काम रोको आंदोलन चलाया गया। रैयत क्या होता है? रैयत किसान होते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी किसान अपना कृषि कर रहे थे तो वहाँ पे इन्होंने काम रोको आंदोलन चला दिया। जमींदारी क्षेत्र में चूँकि जमींदार एक प्रमुख क्षेत्र का एक व्यक्ति के द्वारा कर वसूला जाता था। ठीक है, और वो अंग्रेज़ों को वहाँ से कर वसूल के अंग्रेज़ों को प्रेषित करता था। तो इस प्रकार ये जमींदारी व्यवस्था थी। इस जगह पे चौकीदारी रोको आंदोलन प्रारंभ किया गया। चौकीदार, चूँकि इसे चौकीदार, यहाँ पे चौकीदार की संज्ञा जमींदार को दी गई कि यह पूरे क्षेत्र की चौकीदारी करता है अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो खान अबुल गफ्फार खान जी थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है या बादशाह खां भी कहा जाता है, इनके द्वारा लाल कुर्ती दल का गठन किया गया। ठीक है, और पश्तो भाषा में ही एक पख्तून नामक पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया। जो पख्तून पत्रिका थी इसे 10 रोज़ा के नाम से प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की चलती हैं। ठीक, आगे देखें। अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, 12 सितंबर से यह प्रारंभ होता है गोलमेज सम्मेलन। तो 1930 में साइमन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट लंदन में जाके देता है, ठीक है, अंग्रेज़ों को, तो उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसका उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष इस समय जो वर्तमान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं रैमजे मैकडॉनल्ड, तो इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई। इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगर देखें तो भारत सहित जो ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे, तो इन सभी को मिला के 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इसमें अगर प्रमुख चर्चा देखें तो भारत संघ बनाने की बात की गई, अर्थात जो अंग्रेज़ों के नियंत्रणाधीन जो क्षेत्र थे और जो देशी राजाओं के जो क्षेत्र थे, इन सभी को मिला के एक प्रकार का संघ बनाने की इसमें बात की जाती है। आगे देखें। अब देखते हैं हम गांधी इरविन समझौता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी अपने चरम पे रहता है। ठीक है, इसी बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हो जाते हैं जिसमें कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है, काफ़ी मजबूती से इसका विरोध करती, क्योंकि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे चलते रहता है। आगे चल के धीरे से चूँकि अंग्रेज़ों को भी समझ में आ जाता है कि गांधी जी के द्वारा इतने बड़े आंदोलन को जब प्रसारित कर दिया जाता है, तो अब अंग्रेज ये सोचने लगते हैं कि गांधी के बिना या गांधी से समझौता किए बिना भारत में अब रुकना मुश्किल जान पड़ता है। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को इनके द्वारा गांधी जी और वर्तमान जो गवर्नर जनरल रहते हैं इरविन, इनके बीच में यहाँ पे समझौता होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह बात की जाती है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दें और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लें, जहां पे आपकी बातों का आपके विचारों का वहां पे स्वागत किया जाएगा या उन पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये आग्रह किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो गांधी जी भी यहाँ पे अपने बातों को मानते हुए
गांधी जी समझौता कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप आगे चल के गांधी के और इरविन के बीच में समझौता हो जाता है। तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हमने क्या क्या देखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने दांडी यात्रा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए एक पड़ाव होता है, उसके बारे में चर्चा की। विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे किस व्यक्तियों के द्वारा जो दांडी यात्रा थी या नमक कानून तोड़ने का जो क्रम था उसको कहाँ कहाँ पे लागू किया गया। आगे हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि इसी बीच में 12 सितंबर से शुरू हुआ था, उसके बारे में चर्चा की। और आगे हमने गांधी इरविन समझौता के बारे में चर्चा की, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।